अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन एंड जेंडर। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं रेन एंड मार्टिन की बुक को एज इट इज एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसा उन्होंने कंटेंट दिया है, बिल्कुल पीसी रेन और एच मार्टिन साहब के द्वारा जो कंटेंट दिए गए हैं, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं हूबहू। और आपकी सरलता के लिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए कुछ अपने ट्रिक्स, कुछ अपने लॉजिक्स में इसमें ऐड कर देता हूँ। इससे आपको निश्चित हेल्प मिलता होगा। आइए, आज हम पढ़ने वाले हैं द नाउन जेंडर। तो शुरुआत करें आज के क्लास की। और आज के क्लास में नाउन एंड जेंडर पर चर्चा होने जा रही है। आइए, you know that living beings are of either the male or the female sex। आप जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वे या तो मेल होते हैं या वे फीमेल सेक्स होते हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। आइए कंपैरिजन करें, ये जो पेयर्स दिए गए हैं इन शब्दों का, इनके बीच तुलना करें। जैसे काऊ और बुल, लायन लायनेस, हीरो हेरोइन, कॉक स्पैरो एंड हेन स्पैरो। क्या ये दर्शाना चाह रहे हैं, क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर। ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जैसे काऊ है तो बुल इन्होंने कर दिया, लायन है तो इन्होंने लायनेस कर दिया। व्हाट डू यू नोटिस? आप क्या नोटिस करते हैं? आप क्या नोटिस करते हैं? तो आप नोटिस यही करते हैं कि काऊ जो है उसका मैस्कुलिन जेंडर बुल होगा, लायन का फेमिनिन जेंडर लायनेस होगा, हीरो का फेमिनिन जेंडर हीरोइन होगा, और कॉक स्पैरो का फेमिनिन जेंडर हेन स्पैरो होगा। यही आपने नोटिस किया होगा निश्चित तौर पर। यही बात ये कह रहे हैं। द फर्स्ट वर्ड of each pair is the name of a male animal। अब यहाँ लेकिन मेल नहीं है, ये मिस्टेक कर रहे हैं बताते समय। देखिए काऊ है और यहाँ बुल है, तो ये कहने में यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल, जो कि मैं बोल चुका हूँ। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। जो मेल को दर्शाता है उसी को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, यहाँ ये बता रहे हैं। और अ नाउन दैट डिनोट्स फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ फेमिनिन जेंडर। तो इसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर, जो मेल को डिनोट करे। मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, वे नोट्स ऐसे बनाएंगे। द वर्ड, द एनिमल भी नहीं कहूंगा मैं द वर्ड कहूंगा। द वर्ड दैट डिनोट्स male sex or males is called masculine gender, and the word that denotes female sex or females is called feminine gender। A noun that denotes either a male or female is said to be of the common gender। अब जो तीसरा जेंडर होता है वह कॉमन जेंडर होता है, जो चौथा होता है वह न्यूटर जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन जेंडर फीमेल को डिनोट करता है। कॉमन जेंडर के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो मेल के लिए भी यूज हो जाते हैं और स्वयं फीमेल के लिए भी यूज हो जाते हैं बिना किसी बदलाव के। और न्यूटर जेंडर के अंतर्गत वे शब्द आते हैं या वे जीव आते हैं, वे एनिमल्स आते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख करके न डिसाइड कर पाएं कि ये मेल हैं कि ये फीमेल हैं। इसके अलावे जितने ऐसे जीव जो छोटे स्वरूप में हैं, जिनका सेक्स आइडेंटिफिकेशन विदाउट साइंस के हेल्प के संभव नहीं है, उन्हें आप न्यूटर जेंडर में रख लीजिए। और जो निष्प्राण चीजें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सभी तो न्यूटर है ही, बस यही तो है।
इतना आसान चीज है, इसी को थोड़ा सा यहाँ बड़ा करके बताया जा रहा है। पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, पीपल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमी और कजन, ये जो शब्द यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इनका तात्पर्य यही है इन शब्दों को लिखने से कि ये सभी क्या हैं, ये सभी कॉमन नाउन है। जैसे कजन, अब कजन शब्द जो है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई और बहन दोनों के लिए यूज होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज कर देते हैं। आप कदापि न करें, कभी यूज न करें। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर का इस्तेमाल ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। आप कजन का यूज करें। फिर लोग पूछते हैं जाति क्लियर कैसे होगी, कैसे पता चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ही या शी के प्रयोग से पता चलेगा कि आप किसी मेल की चर्चा कर रहे हैं कि फीमेल की चर्चा कर रहे हैं, आसानी से पता चल जाता है। तो ये सभी शब्द चूंकि कॉमन जेंडर में इसलिए आते हैं क्योंकि ये मेल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यहाँ इनको रिलेशन नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हुआ है। रिलेशन शब्द तो गलत है, इनको यहाँ रिलेटिव लिखना चाहिए। रिलेशन शब्द तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यहाँ चाहिए रिलेटिव। नेक्स्ट ये कहते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना मेल है और ना ही फीमेल है, उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी जो विदाउट लाइफ है उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें बुक, पेन, रूम, ट्री, और एक चीजें ये नहीं लिख रहे हैं जो मैं ऐड कर दूं, जैसे एंट, चिट्टियां, बटरफ्लाइज, मॉस्क्विटोज। यह एक अलग बात है कि विज्ञान मॉस्क्विटो की भी सेक्स को डिटरमिन करता है और स्पष्ट कर देता है कि यह फीमेल मॉस्क्विटो है और यह मेल मॉस्क्विटो है। लेकिन अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में मॉस्क्विटो को हमें न्यूटर जेंडर में ही रखना होगा। मैंने पहले ही कहा, जिन जीवों को अपनी आंखों से देख करके आप सेक्स डिटरमिन न कर पाए, सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ देखने से न हो पाए, उन्हें न्यूटर जेंडर में रख देना है, भले ही उस साइज में थोड़े बड़े क्यों न हो। व्याकरण हमें यही सिखाता है। न्यूटर मीन्स नाइदर, दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल है और ना ही क्या है, फीमेल है। आगे, इट विल बी thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of a noun. जैसा कि मैंने कहा, स्वरूप से कोई मतलब नहीं है, ये साफ साफ कह रहे हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ ए नाउन, नाउन के स्वरूप से कोई मतलब नहीं है। इट विल बी द सीन दैट, यह देखा जाएगा, अतः यह देखा जाएगा कि मॉडर्न इंग्लिश द जेंडर ऑफ अ नाउन इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स। किसी भी नाउन का जेंडर कैसे स्पष्ट करें? सेक्स के माध्यम से स्पष्ट करें, और द एब्सेंस ऑफ सेक्स, या अगर वो चीज उसमें एब्सेंस है तो भी एक, वो या तो मैस्कुलिन होगा और नहीं तो वो फेमिनिन होगा, और नहीं तो वो कॉमन होगा, नहीं तो वो न्यूटर होगा। यही ये बता रहे हैं। आगे, विच डिटरमिन्स इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेजेस इज इन उर्दू, वेयर बगीचे इज मैस्कुलिन एंड लकड़ी इज फेमिनिन। अब अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो उनमें भी मैस्कुलिन और फेमिनिन होते हैं। जैसे अब शब्दों के स्वरूप से वहाँ कुछ डिटर्मिनेशन कर लिया जाता है। जैसे बगीचे को उर्दू में मैस्कुलिन माना जाता है, जबकि लकड़ी को फेमिनिन माना जाता है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। अब आप साहित्य में आ जाइए। साहित्य में पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना होता है। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण के विद्यार्थी भी मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स एंड इनएनिमेट थिंग्स आर रिगार्डेड एज एनिमेट वंस। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, या मानव का गुण किसी नॉन लिविंग में हम पिरो देते हैं, भर देते हैं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। पर्सन शब्द से पर्सोनिफाई
वर्ब बनता है और फिर पर्सोनिफाई का एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना दीजिएगा तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण। मानव बनाने का काम मानवीकरण है। हिंदी शब्द से बिल्कुल अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें जेंडर के अंतर्गत पर्सोनिफिकेशन का भी बड़ा रोल होता है। दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ देवर लिविंग बींग्स। कभी कभी नॉन लिविंग को हम लिविंग बींग्स की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। अब नॉन लिविंग को लिविंग बींग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें जो एट्रीब्यूट्स हम भरते हैं, जो गुण उसके अंतर्गत भरते हैं, वो किसी मानव का होता है, इसलिए वह मानवीकरण अलंकार में आ जाता है, यानी पर्सोनिफाइड हो जाता है, मानवीकृत हो जाता है। थोड़ी परेशानी उन लोगों को आएगी जो पहली बार ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह शुद्ध साहित्य का चीज है। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स। और जब हम उसे पर्सोनिफाइड कर देते हैं तो या तो उसमें गुण हम किसी मेल का पिरोते हैं, नहीं तो किसी फीमेल का यानी पुरुष का या स्त्री का गुण हम उसके अंदर भरते हैं। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस एज। अब देखिए भाई, पुरुषों की बड़ी निंदा हो रही है यहाँ पर। उन चीजों को, उन नॉन लिविंग को हम मैस्कुलिन मान लेते हैं जो व्यक्त करते हैं स्ट्रेंथ को, जो स्ट्रेंथ को व्यक्त करते हैं और जो वायलेंस को व्यक्त करते हैं, हिंसा को। यहां हम एंगर भी कह सकते हैं, जिससे क्रुएल्टी का बोध हो, जिससे एंगर का बोध हो, स्ट्रेंथ का बोध हो, वायलेंस का बोध हो, वह नॉन लिविंग अगर ऐसा सेंस ले करके वाक्य में यूज हुआ है तो वह लिविंग बीइंग बन गया, मतलब वह ह्यूमन बन गया। और तब उसे हम पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, तब उसका मेल और फीमेल बताना आसान हो जाता है। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। टाइम काल, समय। जैसे आपने पढ़ा होगा, काल के गाल में सब कुछ समा जाता है। यहां मानवीकरण अलंकार आप देख रहे हैं, काल के गाल में सब कुछ समा जाता है। टाइम डिवोर्स एवरीथिंग। टाइम डिवोर्स एवरीथिंग, समय हर चीज को खा जाता है। समय कोई आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ समय को हम खाने से जोड़ रहे हैं, यानी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हम टाइम के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी यह मानवीकरण अलंकार हो गया। अब इसकी जाति स्पष्ट करनी है, हमें इसे जेंडर में बांटना है। तो यह जो सेंस आ रहा है वह क्रुएल्टी का सेंस आ रहा है, क्रूरता का सेंस आ रहा है। और जब क्रूरता का सेंस आए, क्रोध का सेंस आए, ताकत का सेंस आए, शक्ति का सेंस आए, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। यानी ये समर है, गर्मी, विंटर, टाइम, डेथ। ये डेथ, डेथ से भी अपने आप में क्रूरता का बोध होता है। मृत्यु को कौन लाइक करेगा, यानी ये मैस्कुलिन बन जाते हैं। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब यहाँ सन के साथ हिज का जो प्रयोग है, सन के साथ यहाँ जो हिज का प्रयोग है, तो निश्चित तौर पर इसे मानव बनाया गया, तभी तो हिज का प्रयोग किया गया। यानी यह सन जो है यहाँ मानवीकृत है और यह पुरुष के रोल में आया हुआ है। नेक्स्ट, द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटिलनेस एंड ग्रेटफुलनेस। अब देखिए, यहाँ स्त्रियों को कितना प्रशंसित किया जा रहा है, कितने सुंदर शब्द इन लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, जबकि पुरुषों के लिए आपने देखा है, कहा गया कि फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी हम फेमिनिन जेंडर का प्रयोग उन ऑब्जेक्ट्स, उन वस्तुओं, उन चीजों के लिए करते हैं जिनसे बोध होता है सुंदरता का, सुशीलता का, सौंदर्य का, आकर्षण का। अगर ऐसा सेंस मिल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को आप फेमिनिन जेंडर में रखेंगे। द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, ये फेमिनिन जेंडर माने जाएंगे यूज के आधार पर, लेकिन पर्सोनिफाइड होंगे ये। जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड क्लाउड। बिहाइंड क्लाउड यानी बादलों के ओट में चांद ने अपने चेहरे को छिपा लिया है।
तो बादलों की ओट में चांद ने अपने चेहरे को छिपा लिया है। यहाँ चांद के चेहरे की बात करके हम उसे मानवीकृत कर रहे हैं, हम उसको पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, यानी यहाँ स्पष्ट रूप से पर्सोनिफिकेशन का सेंस मिल रहा है, मानवीकरण अलंकार का सेंस मिल रहा है। चेहरा, किसकी चेहरे की बात कर रहे हैं? तो चांद के, चंद्रमा के चेहरे की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सुंदरता का सेंस आ रहा है, इसलिए यह पर्सोनिफाइड फेमिनिन जेंडर होगा। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। यहां भी स्प्रिंग जो है फेमिनिन जेंडर के रूप में आया, लेकिन पर्सोनिफाइड हुआ। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रेनाउंड दैन वॉर। अब अगर वॉर की जाति बतानी हो ना, वॉर की पर्सोनिफाई कर दिया जाए और कहा जाए वॉर का जेंडर बताओ, तो आपको मैस्कुलिन कहना होगा, क्योंकि युद्ध है वह। लेकिन यहाँ पीस, शांति। अब इसके साथ हर प्रोनाउन का जो प्रयोग है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव का जो प्रयोग है, यह इस पीस को पर्सोनिफाइड कर दे रहा है और यह फेमिनिन जेंडर बन जा रहा है। दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। ज्यादातर इस तरह के प्रयोग पोएट्री में मिलते हैं, लेकिन प्रोज में भी कभी कभी ऐसे प्रयोग मिलते हैं। अ शीप इज ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी। शीप को अक्सर शी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। द शीप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। शीप अपने सभी बोट्स को स्टॉर्म में खो दिया। अब यहाँ दो शब्द मिल रहे हैं, शीप और स्टॉर्म। तो स्टॉर्म मतलब तूफान, मानवीकृत करेंगे तो यह मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, और शिप को मानवीकृत किया गया। जहाज, अब जहाज राजा नहीं कहा जाता है, जहाज रानी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, इसलिए यह फेमिनिन जेंडर है। अब आपको सीखना है कि कैसे हम फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बदला जाता है। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन सभी चीज़ों को आप बखूबी याद करें। ओके, विद दैट इट इज ओवर। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।